तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको सेल डिवीजन के टाइम पे विजुअलाइज होंगे। जो क्रोमैटिन मटेरियल है दैट गेट्स चेंज्ड इनटू क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और ये क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन है हमारा वो सेंट्रोमियर भी कहलाता है, राइट। अगर ये सेंट्रोमियर सेल के बीचों बीच में होगा तो उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। भाई ऑलमोस्ट बीचों बीच समझ लीजिए, क्योंकि क्रोमोसोम में हम दो आर्म्स डिफाइन करते हैं। वन आर्म इज शॉर्ट आर्म, अनदर आर्म इज लॉन्ग आर्म। पी आर्म जो है वो शॉर्ट आर्म होती है और क्यू आर्म जो है वो लॉन्ग आर्म होती है कंपैरेटिवली, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रियोल है वो ऑलमोस्ट सेंटर में आता है, बीच में आता है, इसीलिए इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अगर मान लीजिए एक तरफ सेंट्रोमियर ज़्यादा शिफ्टेड हो, दूसरी तरफ कम हो, मतलब अगर पी आर्म बहुत छोटा हो गया, क्यू आर्म उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, सेंटर से डिविएटेड है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है और ये सेंटर पोजीशन से थोड़ा सा डिविएटेड है, इसीलिए अब हम इसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक आप कब बोलेंगे? जब बिल्कुल सेंटर में हो। और सब मेटासेंट्रिक कब? जब एक आर्म की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो और दूसरे आर्म की तरफ कंपैरेटिवली कम हो, राइट। अगर मान लीजिए एक आर्म बहुत बड़ी और एक आर्म बहुत छोटी हो तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। लुक एट हियर, ये आर्म बहुत बड़ी है और ये आर्म कंपैरेटिवली छोटी हो गई। और अगर एक आर्म विजिबल ही नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम का मतलब व्हेन वन आर्म इज कंप्लीटली एब्सेंट। ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये हमारे अंदर अवेलेबल नहीं होते, ह्यूमंस के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होते। हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और भी अभी पढ़ना है, क्योंकि क्रोमोसोम के डिटेल्स हमें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर को भी समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ सेल डिवीजन की प्रोसेस से। प्लस क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा रीजन्स भी हैं जो उसे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन में या इनएक्टिव रीजन में या मेन जेनेटिक मटेरियल से थोड़ा सा दूर का हिस्सा बनाते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इन चीज़ों के बारे में भी हमें बात करनी है। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। हम लोगों ने न्यूक्लियस तक डिस्कशन किया हुआ है और अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है हमें उसके बारे में बात करनी है। देखिए, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम है, डीएनए है या क्रोमैटिन है। इन तीनों चीज़ों के बीच में आपको एक बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज पे उसका नाम अलग दिया है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको समझना भी है, राइट। तो जिस समय मेरा न्यूक्लियस डिवीजन स्टेट में नहीं है, जिस समय न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, उस समय न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हमने ड्रॉ किया था, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो होता है क्रोमैटिन। तो ये हमारी डबल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप इनिशियल लेवल पे देखते हैं, तब जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसे हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, राइट। ये क्रोमैटिन धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम का शेप लेना शुरू करता है। तो जिस समय पे सेल डिवाइड कर रहा है ये क्रोमैटिन उस टाइम पे क्रोमोसोम का शेप लेगा। इस तरह से हम जिस क्रोमोसोम का शेप टिपिकली ड्रॉ करके स्टडी करते हैं वो एक मेटाफेज का क्रोमोसोम होता है जिसके आर्म स्प्लिटेड हैं या जिसके पास आपको 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, राइट। अगर हमारे क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो क्रोमोसोम एक कंडेंस स्ट्रक्चर है जिसे सेल डिवीजन के टाइम पर देखा जाता है और हमेशा विजिबल नहीं होगा, राइट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि मेटाफेज, सेल डिवीजन का मेटाफेज वो स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आप बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि आपके क्रोमोसोम के ये जो आर्म्स हैं ये विजिबल आपको मेटाफेज में ही होंगे।
क्रोमोसोम का प्रॉपर साइज, प्रॉपर शेप, ये सब कुछ आपको मेटाफेज में ही दिखाई देगा। तो किसी भी सेल की मेटाफेज स्टेज में आप क्रोमोसोम के शेप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, राइट। ये पॉइंट याद रखिएगा, मेटाफेज का क्रोमोसोम आपको क्लियरली दिखाई देता है और हम स्टडीज़ के टाइम पे जिस क्रोमोसोम को देखते हैं वो मेटाफेज ही होता है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मेटाफेजिक क्रोमोसोम, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम की डिस्कवरी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम वो हिस्सा है जहाँ पे हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। मतलब ये अगर आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो इनके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, और ये डीएनए जो है, दिस डीएनए इज़ नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। इस डीएनए का भी एक छोटा सा यूनिट होता है और आप जानते हैं उस छोटे से यूनिट को, मतलब अगर मैं इस डीएनए को इनलार्ज करके देखूं या इस डीएनए को एम्पलीफाई करके देखूं तो यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट मुझे दिखाई देगी विच इज़ कॉल्ड एज जीन। और जीन क्या है बच्चों? इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट, जो बॉडी के फीचर्स की इन्फॉर्मेशन है, बॉडी के अलग अलग फंक्शंस की इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को जब आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब आपको इन्हीं क्रोमोसोम्स का, इन्हीं जीन्स का सहारा लेना पड़ता है। तो जीन्स क्या हो गया? जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। हमारे बॉडी के ब्लूप्रिंट के फीचर्स, इन्फॉर्मेशंस सभी कुछ किस में स्टोर होता है बच्चों? जीन्स में होता है, राइट। तो अब चलिए हम क्रोमोसोम की डिस्कवरी से शुरुआत करते हैं कि क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किस तरीके से किया गया, कब किया गया। वॉल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे। वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, और क्रोमोसोम ये टर्म वॉल्डेयर ने दी थी। सो वॉल्डेयर वॉज द वन हु गेव टर्म क्रोमोसोम, जिन्होंने क्रोमोसोम ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, राइट। हमारे सब्जेक्ट में मतलब बायोलॉजी में टर्म्स का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि काफ़ी सारा मीनिंग टर्म में ही छुपा हुआ होता है बच्चों। इसीलिए हम यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में शायद ये चीज़ें कम पढ़ी हों या न भी पढ़ी हों कि ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, राइट, लेकिन बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, और उसका सीधा सा कारण ये है कि यहाँ पे इन टर्म्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ओके और उस मीनिंग से ही उनके फंक्शंस डिफ़ाइन हो जाते हैं, हम उनके फंक्शंस के बारे में जान पाते हैं, और यही रीज़न है कि हम टर्म्स किसने कॉइन किए थे इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक डाइज की मदद से आप क्रोमोसोम को हमेशा न्यूक्लियस में अच्छे से देख सकते हैं। जैसे बेसिक फस्टीन, ये एक डाई है which is commonly used to stain DNA. There is another dye which is called as acetocarmine. ये दोनों डाइज के नाम आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। acetocarmine is the dye and basic fustine is the dye. ये दोनों डाइज यूज होती हैं in order to stain the chromosome. Let us now talk about the term क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, एंड सोम या सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो जो कलर्ड बॉडीज़ हैं, माइक्रोस्कोप में जो कलर्ड बॉडीज़ आपको दिखाई देंगी उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दे आर द कलर्ड बॉडीज़, राइट। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्रोमोसोम का। अगर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ड्रॉ होकर आएगा। दिस इज द आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की आर्म में और कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डीएनए। तो अगर ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम की आर्म में डीएनए प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी आर्म्स को हम स्टडी करते हैं। और यही वो आर्म्स है बच्चों जो आर्म्स आगे चलकर
डिवाइड होना शुरू होती हैं या जो आर्म्स आगे चलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं जब आपका सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है, क्रोमोसोम ड्रॉ किया है। नॉर्मली अगर आप देखें तो आप क्रोमोसोम को ऐसा बनाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। हम थोड़े समय बाद इसी स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताना चाहती हूँ, और इसीलिए हमने उस क्रोमोसोम को इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो एक बार ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जिसे मैं अब येलो से हाईलाइट करती हूँ, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक प्रोटेक्टिव शीथ है, लेकिन ये बाउंड्री एक क्रोमैटिक सब्सटेंस से बनी हुई है। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस डीएनए कैरी नहीं करता, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने या ये जो पोर्शन मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, ये पोर्शन बेसिकली कंडेंस्ड प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है जिसे मैं पेलिकल बोलती हूँ। ये पेलिकल ए क्रोमैटिक सब्सटेंस है बेसिकली, मतलब इट विल नॉट हैव एनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो दिस पेलिकल इज नथिंग बट ए क्रोमैटिक स्ट्रक्चर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कंडेंस्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन है जिसकी ये पूरी मेम्ब्रेन बनी हुई है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। तो पेलिकल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, और उस बाउंड्री के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स भी क्या है, ए क्रोमैटिक ही है, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल नहीं, या यूँ कह लीजिए कि वो खुद किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करती। हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है, इस डिप्रेशन को हम वो हिस्सा बोलते हैं जहाँ पे आपका क्रोमोसोम पहली बार आपस में कंडेंस हुआ है। मतलब इस कंडेंस स्ट्रक्चर में भी बीच में एक कनेक्शन है, बीच में जहाँ पे एक धसाव बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जहाँ पे आपके क्रोमोसोम में डिप्रेशन आ रहा है उस हिस्से को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, मैं बता रही हूँ आपको इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ जस्ट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वो हिस्सा जहाँ पर एक्सप्रेस्ड जीन प्रेजेंट है, इसी को हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। इसी हिस्से को हम सेंट्रोमियर के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे आपके क्रोमोसोम में आपको एक बटन लाइक या नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड डायग्राम में शो करूँ तो ये जो बटन लाइक या नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो हिस्सा है जहाँ पे ऐसा डीएनए प्रेजेंट होगा जो एक्सप्रेस्ड है, मतलब जो आगे चल के अपने आप को जीन्स के फॉर्म में शो करेगा और आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कोड करके देने वाला है, राइट। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का हिस्सा हो गया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के हिस्से के आसपास कुछ प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स से ही आगे चलकर हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेल के डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स को खींचकर पुल करते हैं अपनी तरफ, या टुवर्ड्स पोल, रादर आई शुड से, जो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, पुल करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, राइट। तो क्रोमोसोम्स में जहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है वहाँ पे काइनेटोकोर है, और काइनेटोकोर वो हिस्सा है जहाँ पे स्पिंडल रेस कनेक्ट होती हैं या स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पुल अपार्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्योंकि हम सेल डिवीजन की प्रोसेस कैसे होती है इसकी बात करने ही वाले हैं, तो आज आपको मैं ब्रीफ में उन चीज़ों को रिलेट करके दे रही हूँ। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स और ये कैसे होती हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़, राइट।
अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो काइनेटोकोर वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। सो दीज आर दिस प्लेट इज व्हाट इज नोन एज काइनेटोकोर। इट्स अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास में डेवलप होता है। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए, अगर हम हमारे क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की बात करें तो क्रोमोसोम्स खुद तो मूव नहीं हो सकते, लेकिन क्रोमोसोम्स को मूव करवाने के लिए वहाँ पे कुछ स्पेशल स्पिंडल रेज प्रेजेंट हैं या डेवलप होती हैं, और वो यहीं से डेवलप होती हैं, इसी काइनेटोकोर हिस्से से इमर्ज होती हैं। सेंट्रोमियर हमारे क्रोमोसोम को लगभग 2 आर्म्स में डिवाइड कर रहा है। ये एक आर्म है विच इज़ कॉल्ड एज लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, इसे हम Q से डिनोट करते हैं, और एक दूसरी आर्म है जिसे हम शॉर्ट आर्म बोलते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, डिनोशन में हम यहाँ पे स्मॉल p स्मॉल q यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वी आर यूजिंग स्मॉल p एंड स्मॉल q। तो P आर्म जो है वो पेटाइट है, स्मॉल है, छोटी आर्म है, इसे हम पेटाइट बोलते हैं। पेटाइट का मतलब स्मॉल होता है। सो इट्स अ स्मॉल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, इट्स अ स्मॉल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, एंड दैट वन इज़ द बिगर आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। जो ऊपर की आर्म है वो अलग है, वो थोड़ी सी लंबी है, और जो नीचे की आर्म है क्रोमोसोम की वो कंपैरेटिवली छोटी है। इज़ दैट ओके? अब देखिए, कई सारे क्रोमोसोम्स में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देता है। फॉर सपोज समवेयर हियर, मतलब अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो वो क्रोमोसोम में आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा आपको एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देगा। सो दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहाँ पे आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई दे सकता है इस तरीके से। तो कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में, वैसे मेजॉरिटी क्रोमोसोम्स में ये नहीं होता, लेकिन वेरी फ्यू क्रोमोसोम्स कैन शो यू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जहाँ पर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। वी कॉल दैट रीजन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मेजरली तो हर क्रोमोसोम में नहीं दिखता, लेकिन अगर ये आपको किसी क्रोमोसोम में दिखाई दे रहा है तो इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है तो उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, और ये जो पोजीशन इसकी फिक्स्ड है, इसी के कारण हम उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज़ दैट ओके? भाई, जिस समय आप क्रोमोसोम्स को स्टडी कर रहे हैं माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स तो हमारे पास 23 पेयर्स में है। तो अब आप कौन सा क्रोमोसोम देख रहे हैं ये आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए वी विल लुक फॉर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख जाए और जिस पोजीशन पे दिख जाए उसे आप स्टैंडर्डाइज पोजीशन मानकर ये बता देंगे कि ये क्रोमोसोम वही पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर है, मे बी 2, मे बी 18, मे बी 15, वॉट एवर, राइट। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की पोजीशन फिक्स होती है, and therefore it helps in identification. The position is fixed and therefore it helps in identification of the chromosome. ये पॉइंट्स कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए याद रखने हैं। अब देखिए, हमारे क्रोमोसोम में बीच में जो सेंटर हिस्सा है, उस सेंटर हिस्से में कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्रोमोसोम का। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में बीड्स भी दिख सकते हैं। इनिशियली आपको इस तरीके से नॉब्स भी दिख सकते हैं, छोटे छोटे से बारीक बारीक बीड लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे सकते हैं।
ये और कुछ भी नहीं है, हमारा कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले न्यूक्लियस में बिखरा हुआ देखा था, स्कैटर्ड देखा था। So you can notice that chromonymata और rather chromatin, और एक प्रॉपर वर्ड मैं यूज कर लेती हूं अब आपके सामने, क्रोमोनिमेटा, क्योंकि ये आपको बीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, हल्का सा वेवी होगा ये, इसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है, जिसमें हमारे जीन्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो क्रोमोनिमेटा विल बी फाउंड इन द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम एंड दीज आर्म्स आर नथिंग बट क्रोमैटिड्स, राइट। दोनों आर्म्स को जॉइन करने के लिए हमें एक स्पेशल नॉब लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, विच इज़ विजिबल ओवर हियर। ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के आसपास एक स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट होता है, विच इज़ कॉल्ड एज कोहेजन प्रोटीन, और कोहेजन प्रोटीन इन दोनों आर्म्स को जोड़ने में मदद करता है। याद रखिएगा, देयर इज़ अ प्रोटीन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं कोहेजन प्रोटीन, और ये कोहेजन प्रोटीन दोनों आर्म्स को कनेक्ट करके रखने में मदद करता है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। हम बात कर लेते हैं अब क्रोमोसोम के कुछ और एक स्ट्रक्चर की, जो कि रेयरली क्रोमोसोम में दिखता है, हमेशा तो नहीं दिखता है। देयर इज़ अ स्पेशल रीजन इन द क्रोमोसोम, जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद भी आपको बिल्कुल आखिरी के हिस्से में दिखाई देगा, राइट। ये जो आखिरी के हिस्से में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, आई एम सो सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैटेलाइट रीजन। आई कैन राइट इट सैटेलाइट रीजन। ये सैटेलाइट रीजन में एक पतला सा थ्रेड है जो इसे मेन क्रोमोसोम से कनेक्ट कर रहा है। आई विल ड्रॉ इट फॉर यू, जो मेन क्रोमोसोम से उसे कनेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। दिस इज द फाइन रीजन दैट कनेक्ट्स दिस सैट रीजन विद द मेन क्रोमोसोम। सो इट कनेक्ट्स सैट विथ मेन क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैटेलाइट रीजन भी या सैट रीजन भी। इस रीजन की अपनी स्पेशलिटी है जो हम बात करने वाले हैं। सो इट हेल्प्स इन कनेक्शन विद द मेन क्रोमोसोम। आई एम सो सॉरी। Connects with the main chromosome. You may also note it from here. It connects with the main chromosome. इस हिस्से को हम बोलते हैं सैट रीजन। ये elongated round knob like structure है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। Which is sin acid thymonucleinico. This region is known as sin acid thymonucleinico, that is यहाँ पे इस हिस्से में थाइमीन ज़्यादा प्रेजेंट है। याद रखिएगा, हमारे क्रोमोसोम के ये अलग अलग हिस्से हैं जहाँ पर अलग 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 जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर थाइमोन्यूक्लिनिको एसिड मिलेगा, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको, विच इज़ बेसिकली थाइमोन्यूक्लिक एसिड। आप चाहें तो यहाँ पे ये और ऐड कर सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट थाइमोन्यूक्लिक एसिड। आइदर राइट इट दिस वे और सैट। हालांकि इसका फुल फॉर्म बेटा आपको नीट के लिए याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीट में आपसे कोई भी इसका फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला है। वी ओनली गेट क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन सैट क्रोमोसोम एंड दैट टू वेरी रेयरली, बहुत कम पूछा जाता है। चलिए, अब हमारे क्रोमोसोम में और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। दोनों एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं हमारे क्रोमोसोम्स की, उसे हम टीलोमियर बोलते हैं। बोथ द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज टीलोमियर।
और ये जो टीलोमियर रीजन है ये भी अपने आप में बहुत स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि इस टीलोमियर के कारण हमारा जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीज़न के टाइम पे आपस में चिपकते नहीं हैं, क्योंकि सेल डिवीज़न के टाइम पे हमारे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, कुछ क्रोमोसोम इधर कुछ क्रोमोसोम उधर। तो क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे रीजन्स जो उन्हें चिपकने से बचाएं बेटा। याद रखिएगा, वी डोंट वांट आवर क्रोमोसोम्स टू गेट स्टक, राइट, टू गेट स्टिक विथ ईच अदर, क्योंकि अगर वो दोनों स्टिक हो गए, चिपक गए, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, दे विल रिमेन स्टक एट देयर पोजिशंस। और अगर वो मूव नहीं कर पाए बच्चों, तो याद रखिए जब भी सेल डिवीज़न की प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया तो किसी एक क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और दूसरे क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी कंपैरेटिवली लेस हो जाएगी। सो टीलोमियर प्रिवेंट्स स्टिकिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। इट प्रिवेंट्स स्टिकिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, यही टीलोमियर रीजन अगर क्रोमोसोम का स्पॉइल हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इससे कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे तो कैंसर होने का एक ब्रॉडर रीज़न जो आप जानते हैं दैट इज़ अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल, राइट। अगर सेल इनडेफिनेटली डिवाइड होते रहें तो उसे हम बोलेंगे कैंसर, isn't it? It becomes tumor first and then develops into cancer, maybe malignant cancer. Now, if telomeric region present है तो वो क्रोमोसोम्स को स्टिक नहीं होने देगा और जो सेल्स हैं उनकी इनडेफिनेट ग्रोथ को भी नहीं होने देगा, क्योंकि बच्चों टीलोमियर रीजन पे ही डिपेंड करता है कि आपका वो पर्टिकुलर सेल कितनी बार डिवाइड कर सकता है, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि हमारी बॉडी में कोई भी सेल जो है वो जब तक चाहे तब तक डिवीजन शो कर ले। दिस डजेंट हैपन दैट वे। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं या जो सेल्स डिवाइड होना शुरू करते हैं वो एक लिमिट तक ग्रो करते हैं और उसके बाद उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास ये टीलोमियर रीजन्स प्रेजेंट हैं। तो टीलोमियर वो पोर्शंस हैं जो क्रोमोसोम्स के जो सेल्स के डिवीजन को लिमिट करता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, राइट, जैसे जैसे सेनेसेंस का टाइम आ जाता है, सेनेसेंस मतलब धीरे धीरे बॉडी के फंक्शंस लूज होना और डेथ की तरफ अप्रोच होने लगता है, वैसे वैसे हमारा जो हमारे जो सेल का डिवीजन है वो कम होता जाता है, इम्यूनिटी भी कम होती जाती है बेटा। यही रीज़न है कि सेल्स एक लिमिट तक डिवाइड करने के बाद मर जाते हैं, राइट। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस टीलोमियरिक रीजन दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सेल डिवीजन। ये टीलोमियर रीजन ग्वानाइन रिच रीजन होता है। दिस इज ग्वानाइन रिच रीजन। 5 प्राइम 3 प्राइम ये डीएनए, ये पोर्शन ये न्यूक्लिक एसिड्स इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ अ रीजन विच इज़ रिच इन ग्वानाइन रेसिड्यूज। ओके, so this is all about chromosome, structure of chromosome which you need to remember, primary constriction, secondary constriction, क्रोमोनिमेटा याद रखना है आपको। क्रोमोनिमेटा मतलब वो जो बीडेड स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, जिसमें बेसिकली कुछ नहीं, हमारे डीएनए के थ्रेड्स हैं और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, क्योंकि जब हम डीएनए को पैक करते हैं तो हम उसे न्यूक्लियस में इस तरीके से पैक करते हैं कि वो पूरा अकोमोडेट हो जाए, isn't it? अगर वो न्यूक्लियस में पूरी तरीके से फिट नहीं आता है तो अल्टीमेटली आपका डीएनए ओवरहैंग होगा या बाहर की तरफ रह जाएगा, विच शुड नॉट हैपन, राइट। तो इसीलिए डीएनए को पैक करने के लिए वी टेक यूज ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन प्रोटीन्स। वी विल टॉक अबाउट इट। हिस्टोन प्रोटीन्स आप डीएनए पैकेजिंग जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तब आप डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हाल फिलहाल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, उनके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे। तो सबसे पहला क्रोमोसोम है मेरे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में लोकेटेड है, बीच में प्रेजेंट है।
और क्योंकि ये क्रोमोसोम के सेंटर में लोकेटेड है इसलिए इट टेक्स द शेप ऑफ वी, राइट। ये वी का शेप लेना शुरू कर देता है और इसीलिए हम इसे वी शेप्ड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू Q और Q इज इक्वल्स टू P ये आपको बता देना है क्योंकि दोनों आर्म्स कैसी हैं, इक्वल है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। द अनदर कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम इज सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पे एक आर्म थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और एक आर्म थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन ना तो एक एंड की तरफ पूरी तरीके से है और ना सेंटर में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्म्स कैसी हो गई, अनइक्वल हो गई, राइट। तो P इज नॉट इक्वल टू Q इन केस ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड रफली अगर आप नोटिस करें तो दिस इज टेकिंग द शेप ऑफ L, इसीलिए इसे हम बोलते हैं L शेप्ड क्रोमोसोम, राइट। This is what is referred as L-shaped chromosome. So metacentric chromosome में दोनों arms equal हैं, P is equals to Q, so it is V-shaped chromosome. सब metacentric में दोनों arms unequal हैं, P is not equals to Q and this is L-shaped chromosome. The another category of chromosome is acrocentric. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा होता है जहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो किसी एक पोजीशन पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट है। मतलब अगर आप देखें तो ये एक क्रोमोसोम ये एक आर्म और ये दूसरा आर्म, ये आर्म जो है बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं अपनी लेंथ में, इसलिए इट इज़ गिविंग अ जे शेप। सो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज़ नोन एज जे शेप क्रोमोसोम। एंड लास्टली टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जहाँ पे सेंट्रोमियर एक लास्ट पोजीशन पे है और जो आर्म है वो अकेली आपको दिखाई दे रही है, सो दिस इज रेफर्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। वन आर्म सीम्स टू बी completely एब्सेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर।